नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे गुरुजी हमारे बहुत ही दिल के करीब, मतलब मिल करके हमेशा से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हमारे साथ ऐसे सर मौजूद हैं। आपको बताएं कि आप जो है कि एक लेखक भी हैं, विद्यालय संचालक भी हैं और भी कई चीजें हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुजी मिस्टर पवन बहुत सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपका एक संक्षिप्त परिचय जो है कि हो जाए, एक छोटा सा। मैं पवन कुमार, ग्राम पुराना रघुनाथपुर, पोस्ट मटेही कला में पूर्वा बहराइच का रहने वाला हूँ। ये मेरा परिचय है। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक से लेकर के उच्चतम तक की शिक्षा और आपका ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, यहाँ तक आप कैसे आए और फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी एक जर्नी जो है कि आपके माध्यम से जो है कि सुनना चाहेंगे। ऐसा सर कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है वह जिला मऊ से हुई है और जो जूनियर की शिक्षा है जिला बहराइच में ही हुई है हमारी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सर्वोदय इंटर कॉलेज मिरपुरवा से हुई है और उसके बाद ग्रेजुएशन किसान डिग्री कॉलेज बहराइच से और बीएड भी वहीं बहराइच से हमने किया है और इसके साथ-साथ एमए भी मैंने किया है और टेट क्वालीफाई में हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मतलब आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है कैसे शुरू हुआ? तो ऐसा है कि टीचिंग हमारा पहले से जुनून था मेरे अंदर। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा फैशन है, लेकिन मेरा पैशन था, जुनून था। और प्रारंभ से जब मैं पढ़ाई करता था तभी जो है क्लासों में जो है पढ़ाया करता था। और एक बार की बात है जो हमारी प्रिंसिपल मैडम थी प्रतिमा राय मैडम जी थी प्राइमरी में जब, तो एक बार मैथ के सर नहीं आए तो क्लास खाली था, तो हम जाकर के मैथ पढ़ाने लगी। मैम आई और उन्होंने देखा तो वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा कि जब कभी भी पढ़ लेना तो पढ़ करके फिर यहीं आना, तुमको यहीं पढ़ाना है। तो बड़ा अच्छा लगा था उस समय और फिर जो है पढ़ाने के प्रति हमारा और लगाव होता गया। और इसके साथ-साथ जो है जब मैं माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो उस समय जो मेरे छोटे भाई-बहन थे या जब मैं रूम लेकर के रहता था, तो जो जितने जूनियर थे, उनको पढ़ाया करता था। जब 10th में था तो 9th के बच्चों को पढ़ाते थे। जब 11th में थे तो 10th के बच्चों को पढ़ाते थे। 12th में गए तो 11th इस तरीके से पढ़ाते रहते थे। जी। तो इस तरीके से उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया, फिर हमने टेट क्वालीफाई भी किया है। उसके बाद जो है एक विद्यालय है मटेही कला में, वहाँ पर मैं पढ़ाने लगा क्योंकि हमारा ये पैशन था। शुरू से ही मुझसे कोई पूछता था कि आपको क्या बनना है, तो मैं यही कहता था कि टीचर बनना है। जी। जी, बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपकी ये यात्रा शिक्षा की और फिर टीचिंग प्रोफेशन की। अ, जिस तरह से आपने बताया तो आपके माध्यम से एक और सवाल मुझे आ रहा है कि इसको भी करना चाहिए कि जैसे बच्चों को पढ़ाने का एक प्रभावशाली तरीका, क्योंकि मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी आपको देखा है, कई गतिविधियों के माध्यम से आप पढ़ाते हैं कैसे-कैसे। तो और विद्यालय में भी आपके हम जब भी गए हैं तो बच्चों का आपके प्रति का रुझान हमने बहुत ही गजब का पाया है। एक बहुत ही मीठा कह लें, बहुत ही अच्छा कह लें कि हमेशा करीब में। तो ये कैसे संभव हो पाता है? और अगर कोई नया टीचर बनना चाहता है, वो भी, तो उनको भी कैसे जो है कि वो एक अच्छा तरीका हो सकता है? कभी भी सर जब बच्चों को पढ़ाना हो तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे आप पढ़ा रहे हैं तो कितना रुचि ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना रुचिकर क्लास होगा सर, उतना बच्चे मन से पढ़ेंगे और उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तो मेरा मानना है कि कोई भी टीचर हो, तो जब भी वो पढ़ाने जाए तो गतिविधियाँ अपने शिक्षण में गतिविधियों को ज़रूर शामिल करें। जितने ज़्यादा गतिविधियाँ रहेंगी, उतना ज़्यादा
जो उनका शिक्षण है वो प्रभावी तरीके से होगा और बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और उनको क्लास कभी बोरिंग नहीं लगेगी। और जब बच्चों को बोरिंग नहीं लगेगी तो बहुत अच्छी तरीके से वो जो है अपने जो भी विषय है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और एक और फायदा होता है कि बच्चे डेली क्लास आते हैं। यदि आप गतिविधि के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे कभी एब्सेंट नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उनको आनंद आता है पढ़ने में। तो कभी भी हम जैसे कोई भी विषय पढ़ाना हो तो हम गतिविधि के साथ ही पढ़ाते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाना है, प्राइमरी सेक्शन में चले गए, हिंदी पढ़ाना है तो यदि हमको स्वर पढ़ाना है तो उसको मैं गीत के माध्यम से पढ़ा देता हूँ। जैसे हमको स्वर पढ़ाना है तो हम पढ़ा देते हैं जैसे इस तरीके से अनार आ से आम होला पढ़, छोटी से इमली बड़ी से होला ईख, छोटा ऊ से उल्लू बड़ा ऊ से नरी से ऋषि होला, ए भैया ऐसे एड़ी ऐसे अनक धोला, ए भैया ऐसे एड़ी ऐसे अनक धोला, उसे उखली औ से औरत अंग से अंगूर खा के आह बोला। इस तरीके से पढ़ाता हूँ तो बच्चे इतना आनंद, छोटे बच्चे तो एकदम खड़े होकर के कूदने लगते हैं, उनको आनंद आता है। और जो बच्चे होते हैं खूब खुश होकर आहा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब हमको जैसे गणित पढ़ाना है, गणित पढ़ाने के लिए हम जो है जैसे ये है इसका मैं यूज करता हूँ। जैसे उनको पहाड़ा पढ़ाना है तो पहाड़ा पढ़ाने के लिए बच्चे खुद पहाड़ा बोलते हैं। जैसे हमको 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 खुद बोलने लगते हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ बातचीत करने में ही मन आनंदित हो जा रहा है और बच्चे तो वाक़ई बहुत ही भाव विभोर हो जाते होंगे और हमने देखा भी है, हम तो इसको फ़ील किए हैं और सही बात है कि किसी टीचर के माध्यम से भी मैंने इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने सुना था कि जैसे जब आप बड़े क्लासों में जाएँगे, कक्षाओं में, तो उसमें कोई फ़ोटो वगैरह किताबों में नहीं मिलता है, केवल लिखावट ही रहेगा। लेकिन छोटी कक्षाओं में एक साइड में इतना लिखा रहेगा तो उसके बगल में बड़ा सा चित्र बना रहेगा क्योंकि और हर पन्नों में कुछ ना कुछ चित्र बना रहेगा। वो भी एक संदेश है कि उनको जब तक कुछ दिखेगा नहीं, बच्चे पढ़ना ना जानते हो लेकिन उन किताब में देखा तो आप ही की बात को मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ गुरुजी कि जैसे किताब पे एक तरफ बंदर है, एक तरफ जो है कि लोमड़ी है, बीच में कुछ है, तो बच्चे कहानी जाने पढ़ना ना जाने लेकिन उन दोनों चित्रों के माध्यम से एक कहानी की चर्चा वो कर लेंगे कि देखो यहाँ बिल्ली बैठी है, ये खाएगी, अभी वहां जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके माध्यम से एक और जो है कि जैसे आपके माध्यम से बच्चों को भी मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे नंबर लाए हैं, बहुत उच्चतम स्तर भी हासिल किया है उन्होंने अपनी कक्षाओं में। तो आपके माध्यम से जैसे बच्चों के लिए, छात्र-छात्राओं के लिए जो है कि क्या संदेश रहेगा कि आप उनको बताना चाहेंगे? ये तो टीचर के लिए हो गया, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? वो कैसे अपने आप को तैयार करें ताकि वो अच्छा मेरिट ला सकें और वो अपने समाज में भी आगे बढ़ सकें? जी। हम छात्रों को मैं कहना चाहूँगा, कहा गया है कि करत करत अभ्यास थे, जड़मत होत सुजन, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। तो हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी आपकी विषय है, उसमें आप बार-बार अभ्यास करें, बार-बार उसको पढ़ें और जितना और लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ें। यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, 100 में हमको जो है 100 नंबर लाने हैं, यदि लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करेंगे और मेहनत करके आप जो है सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। तो हम बच्चों से यही कहेंगे कि आपके अंदर जो है लगन होनी चाहिए पढ़ने के लिए, मेहनत करिए और यदि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और जो भी पढ़ें उसका अभ्यास करते रहें और नियमित पढ़ें। सबसे ज़रूरी होता है नियमित। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब पढ़ते हैं और फिर जो है नहीं पढ़ेंगे। उनका जो है शेड्यूल निर्धारित होना चाहिए कि हमको डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। तो जब वो डेली पढ़ेंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे, नियमित रूप से जो पढ़ेंगे उसका लिख करके अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बात सही है और जो बच्चा अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा,
तो वो बिल्कुल जो है कि बुलंदियों तक पहुँचेगा। तो अगला सवाल गुरुजी, आपके प्रेरणा स्रोत महापुरुष कौन हैं? और उन पे जो है कि जिनको आप आदर्श हमारे मानते हैं? प्रेरणा स्रोत बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जो भारतीय संविधान के पिता हैं और साथ ही साथ उन्होंने जिन्हें अपना गुरु माना, उन्होंने 3 लोगों को अपना गुरु माना था। तथागत गौतम बुद्ध जी को, संत कबीर जी को और ज्योतिबा फूले जी को। मैं इन तीनों लोगों को और साथ सद्बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और इन लोगों के संघर्षों को बहुत अच्छी तरीके से जाना है। तो मैं इनके संघर्षों से बहुत प्रभावित हूँ और कहीं न कहीं मैं अपने जीवन में इनके संघर्षों से सीख लेता हूँ। जी, बिल्कुल सर। जैसे आपने बताया सर कि तथागत गौतम बुद्ध जी, फिर बाबा साहब, फिर उनके जो गुरु 3 का नाम लिए आप। हम चाहते हैं पहले तो आप तथागत गौतम बुद्ध जी का कोई भी ज्ञान के बारे में जो बहुत सारे लोग अवगत नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसा रहे कि ताकि उनको भी लगे कि हाँ, ये चीज़ वाक़ई बहुत अच्छा है। तो आप तो उनको बहुत जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, सीखा भी है। तो और फिर जो है कि उनके तीनों गुरुओं के बारे में कोई एक-एक बात जो है कि आप ज़रूर, चाहे वो दोहा ही हो क्यों ना, या कोई ऐसा कोटेशन हो, तो इस पे हम चाहेंगे कि थोड़ा आपका प्रकाश जी सर, बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब हम अपने महापुरुषों के बारे में कुछ बताते हैं। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध जी का सबसे जो अच्छा हमको ये लगता है कि उन्होंने मानवता की बात किया। आज क्या है कि समाज में लोगों के अंदर मानवता नहीं रह गई है, मानवता की कमी है और जिस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में मानवता एकदम नहीं रह गई थी, उस समय तथागत गौतम बुद्ध जी आकर के मानवता का उन्होंने पाठ दिया। उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हाँ, उन्होंने मैत्री, करुणा, प्रेम, प्रज्ञा, शील इन चीज़ों की उन्होंने बात बताया, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुख में बना सकता है। सबसे बड़ी बात तथागत गौतम बुद्ध जी की अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। यदि आप अपना काम खुद करेंगे तभी होगा। इससे क्या होता है कि जो मनुष्य है अपने कार्यों को किसी पे भरोसा न करके खुद करता है, मेहनत करता है कि हमें सफलता यदि पानी है तो हमें खुद करना, अपना काम खुद करना पड़ेगा तभी होगा। किसी के भरोसे हम रहेंगे तो होने वाला नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी तथागत गौतम बुद्ध जी की लगती है। इसके साथ-साथ जो कबीर जी का, उनका ये अच्छा लगता है सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे बड़े समाज सुधारक थे। समाज में फैली हुई जो बुराइयाँ थी, जो अंधविश्वास था, कुरीतियाँ था, क्योंकि उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो वो चाहते थे कि समाज में कोई बुराई न रह पाए और जिस समाज में बुराइयाँ नहीं होती हैं, वो अच्छा समाज, सभ्य समाज माना जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि कबीरदास जी के बारे में कुछ बताएँ उनकी, तो उनका एक दोहा है कि पाथर पूजन हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, जी का पिसा खाए। सही बात। तो इस तरीके से उन्होंने जो समाज में जो अंधविश्वास पाखंड है, इसका इन्होंने खंडन करने का कार्य किया, लोगों को समझाने का कार्य किया। हमेशा कबीरदास जी कहा जाता है कि उल्टा बोलते थे। कहते थे कि कंबल बरसे भीगे पानी, यानी वो इसलिए ऐसा कहते थे ताकि लोगों के अंदर सोच आए। यानी जब हम पॉजिटिव बात करते हैं, जैसे हम पॉजिटिव बात करते हैं तो बहुत लोग होते हैं कि उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब कभी नेगेटिव बात कर दें तो जिनके पास कम विवेक होगा वो भी उस पे सोचने लगेगा कि यार ये तो गलत कह रहे हैं। और कबीरदास जी यही चाहते थे कि हर व्यक्ति क्वेश्चन करे, हर व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को लेकर के क्वेश्चन आए कि वो पूछे कि आखिर में ऐसा क्यों है। जैसे वो कह दिए कि बरसे कंबल भीजे पानी, तो एक एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तुरंत कह सकता है ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, प्रश्नवाचक लगा देगा कि पानी बरसता है, कंबल भीगता है। तो इस तरीके से ये उन्होंने जो है समाज में जो भी चीजें थी लोगों के अंदर जागरूकता लाने का कार्य किया। और साथ ही साथ जो ज्योतिबा फूले जी हैं,
इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया और सर आपको पता ही होगा कि वो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिल करके पहला इन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने का काम किया था। इस समय इस इससे पहले उनसे पहले कोई भी व्यक्ति महिलाओं के लिए विद्यालय नहीं खोला था। सबसे पहले इन्होंने लड़कियों के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिल करके विद्यालय खोलने का काम इन्होंने किया, जिससे जो है महिलाएं भी पढ़ने लिखने लगी। इनका एक है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गया, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना सत्यानाश हुआ। यानी उन्होंने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो मूल है वह अशिक्षा है, अशिक्षा है कि यदि अशिक्षित रहेंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं वो आएंगी और शिक्षा से ही सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। तो ये चीजें बहुत हमें प्रभावित करती है और हर व्यक्ति जो भी उनके बारे में पढ़ेगा जानेगा तो निश्चित रूप से उनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। जी, बहुत अच्छा लगा सर जी। एक और सवाल, जैसे जो भारत रत्न बाबा साहब हैं, इनके भी जीवन के देखा जाए तो चाहे वो संघर्ष की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा की तो 32-32 डिग्रियां, चाहे वो संविधान में अपना जो है कि इनका जो निर्माता हैं, तो मतलब किसी भी पहलू पे देख लिया जाए या समाज को जागरूक करने के किसी भी पहलू में, तो वो सभी वहां से सीखने वाली बातें हैं। लेकिन आपके माध्यम से, जैसे अगर आप किस चीज पे आप अगर चाहें कि सबसे पहले उनके इस बात पे प्रकाश डालना चाहिए जिससे समाज को सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए उनका, तो वो कौन सी बात जैसा कि होगी? सर जी आपका चैनल है शिक्षा के दीवाने, तो हम बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। यानी उनका पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ था। तो चूंकि शिक्षा का दीवाना आपका चैनल, तो मैं उनकी शिक्षा के बारे में ही मैं चाहूंगा कि कुछ आपको जानकारी आपको दूं। उनके संघर्षों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे बाबा साहब जब उनका किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से जब स्कूल में दाखिला हुआ, एडमिशन तो हो गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। वह क्लास के बाहर बैठा करते थे। बाकी क्लास के जितने भी विद्यार्थी होते थे वो क्लास के अंदर बैठते थे और बाबा साहब क्लासरूम के बाहर बैठते थे। एक बार की बात है कि टीचर पढ़ा रहे थे, उसी समय अधिकारी आ गए चेक करने। तो क्लास में वो गए और उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि चलो बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अच्छा। अधिकारियों ने पूछा, जितने बच्चे बैठे हुए थे, कि बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा कि हम सूरज को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। एक बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है कि हम चंद्रमा को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। इस तरीके से तमाम बच्चों ने अपना उत्तर दिया, लेकिन बाबा साहब जो है क्लासरूम के बाहर बैठे हुए थे, वो भी अपना हाथ ऊपर करते हैं। तो अधिकारी ने कहा कि चलिए अभी बताओ क्या बताना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि क्लासरूम के जो कोने में रखा हुआ घड़ा है, इसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता हूं। यानी जो क्लासरूम में जो घड़ा रखा हुआ था, उस घड़े से सभी विद्यार्थी पानी पी सकते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उससे पानी नहीं पी सकते। यानी इनको छूने का हक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस घड़े को तो रोज देखता हूं, लेकिन कितना हूं मैं प्यासा रहता हूं, उस घड़े के पानी को मैं छू नहीं सकता हूं। तो जो अधिकारी थे वो बहुत इनसे प्रभावित हुए इस चीज को। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके चैनल के जो
दर्शक हैं, मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, खास तौर पे जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जिस विद्यार्थी को क्लासरूम में रखे घड़े से पानी पीने का हक नहीं था, वही विद्यार्थी पढ़ लिख करके विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का लिख करके दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनको क्लासरूम में बैठ के पढ़ने का हक नहीं था, घड़े का पानी पीने का हक नहीं था, वह जो है पढ़ लिख करके और विश्व का, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान को देने का कार्य करते हैं। और भाई एक रोचक बहुत चीजें मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं सर जी, कि केवल इतना ही नहीं, भारत का संविधान ही नहीं, जिस समय लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय लंदन विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में जितनी किताबें थीं, सभी किताबों को खंगाल करके पढ़ने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। और इसके साथ साथ जब लंदन विश्वविद्यालय में 200 छात्रों का, होनहार छात्रों की लिस्ट आई, तो उन 200 छात्रों की लिस्ट में नंबर 1 के छात्र बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिनको क्लास से बाहर पढ़ने का हक था, क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। उन्होंने ऐसा किया। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग इससे सीखें। जी, बिल्कुल सही। यानी जिनको कोई अधिकार नहीं था वो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को तो बहुत सारे चीज हक अधिकार मिले हुए हैं संविधान के माध्यम से। और एक चीज और सर जी, कि विश्व के जो 6 सबसे बड़े विद्वान, उन विद्वानों में से एक विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर थे। और लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले और आखिरी भारतीय, उसके बाद किसी भारतीय ने उस उपाधि को प्राप्त नहीं किया। और जैसा कि आपने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न, तो यूनिवर्स मेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित करने का कार्य किया, और उन्होंने कहा कि यूनिवर्स मेकर की उपाधि से सम्मानित किया। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, वे लोग इस चीज को समझें कि जिस छात्र को क्लास में पढ़ने नहीं दिया गया, जिस छात्र को क्लास से बाहर बैठने की अनुमति थी, वह छात्र जो है ऐसे ऐसे उपाधियों से सम्मानित किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप जो है कोई भी काम को आप बड़ा ना समझें, और यदि आप उस पे काम करते हैं तो कितना ही रुकावटें आए उसको आप पूरा कर सकते हैं। यानी आपका लक्ष्य सेट होना चाहिए। जी, बिल्कुल सर जी की इतनी जो है कि उनको असुविधा होते हुए भी अगर उन्होंने ये उच्चतम हासिल किया, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, तो उनके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसके साथ अगला सवाल, जैसे आजकल देखें तो युवा पीढ़ी जो है, जिस भी बिरादरी की हो, किसी की भी फंक्शन पार्टी में, वैवाहिक कार्यक्रम में, आज स्टेज पे देखते हैं तो किसी भी जाति का हो तो वो अपने जाति का हर प्रत्येक, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, प्रत्येक को देखा जा रहा है कि वो कट्टर फलाना, कट्टर ये, कट्टर वो लगा करके एक अपना जो है कि बैनर लेकर के और एक या पोस्टर बोर्ड लेकर के फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। तो ये आपके हिसाब से जो है कि ये समाज में इसका क्या प्रभाव पड़? आपने कहा कि शादियों में लोग अपने अपने जातियों का पोस्टर लगा करके सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो मुझको बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोड याद आता है कि उन्होंने कहा है कि जातियां समाज को तोड़ने का हथियार हैं। यदि हम चाहते हैं कि सभी पूरे समाज के लोग एक साथ मिल करके रहें, तो जातियों पे गर्व करना हमें बंद करना होगा। जितने भी युवा लोग हैं, मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि हमेशा जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। यदि सभी लोग अपने अपने
जातियों पे गर्व करें, तो समाज में तोड़-फोड़ होगा। एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि सभ्य समाज का निर्माण करना है, तो हमें जातियों पे गर्व करना बंद करना होगा और हमें प्रथमतः और अंतिमतः भारतीय बनने का प्रयास करना होगा। कि हम हाँ, कि हमारा मैं भारतीय हूँ। ऐसे क्या होगा कि एक विकसित भारत का निर्माण होगा। सिर्फ नहीं तो जात का अलग करने से मतलब क्या खंडन ही होगा। जी, खंडन होगा। अलग है, हम और और जितने भी महापुरुष रहे हैं, ये जोड़ने का ही काम किए हैं, तो हम लोग का भी प्रयास जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। जी, जी। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों से यही पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे कार्य न करें, आप लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दें और समाज को जोड़ने का कार्य करें, जो तोड़ने का कार्य न करें। बिल्कुल गुरुजी, अंतिम की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है और जाना भी है इसको मैंने कि आप एक गीतकार भी हैं, लेखक भी हैं, गीत लिखते हैं। आपके कई जो है कि गायक लोग गाते भी हैं। तो इस पे थोड़ा-सा कि आपका मतलब आप कब से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? और क्या विस्तार है आपके जो है कि इस क्षेत्र का जी जो है? सर, मैं बचपन से ही गीत लिखने का कार्य मैं करता आया हूँ और यह प्रेरणा मुझको मेरे बाबा जी से मिली। जो मेरे बाबा जी थे, वो गीत लिखा करते थे और गाया भी करते थे। तो जब मैं उनको देखता था, तो मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा होती थी कि हम भी लिखें और धीरे-धीरे, देखते-देखते मैं खुद लिखने लगा और जब मैं क्लास 10th में था, तो बहुत ज़्यादा गीतों को मैं लिखने लगा था और इस समय तो अ, कई गायक लगभग 10 गायक हैं जो हमारी लिखी हुई गीतों को गाते हैं, जिसमें मिशन गायक रविराज बौद्ध हैं, विजेता राव जी हैं, यशोदा सरगम हैं, संगीता रागनी हैं। इस तरीके से बहुत गायक हैं जो हमारे लिखे हुए गीत को गाते हैं। तो मैं ए, जो गीतें मैंने लिखा है, वो गीत जितनी भी रही हैं, वो जो है समाज में सुधार के लिए प्रेरित करती हैं, समाज में जागृति लाने का कार्य करती हैं और कुछ गीतें जो हैं, जैसे हमारे समाज में जो है लोग शराब का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो इन चीज़ों पे भी हमारे गीतें प्रहार करते हैं कि लोग नशीले पदार्थ का सेवन करना बंद कर दें। और इसके साथ-साथ जो है, जो महापुरुषों का मिशन है, महापुरुषों की विचारधारा को भी जन-जन तक पहुँचाने के लिए मेरी गीतें होती हैं। जी सर। ये एक भी एक तरीके से जो है कि आपका भी एक मिशन है, बहुत अच्छा है। तो इसमें से कोई एक ऐसा गीत जो है कि जो हमारे श्रोता बंधुओं के लिए हो जो है तो हम चाहते हैं कि 2-2 लाइन जो है कि ज़रूर जो है कि आपके क्योंकि कैसे वो होगा कि मतलब आप गीत लिखते हैं तो सही बात है, वो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लेते हैं कर सकते हैं कोई भी। लेकिन जैसे आपके द्वारा जो हमारे है लिखे हुए गीत तो गायक गाते हैं, लेकिन हम भी कभी-कभी गा दिया करते हैं। एक चूँकि मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ और मैं अपने भारत देश से बहुत मुझे प्रेम है और मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ। तो मैं आपको जो है आज के इस चर्चा में मैं एक राष्ट्रीय गीत राष्ट्र के लिए हाँ, हाँ, एक गीत मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जैसा कि बहुत कवि ऐसे होते हैं जो अपनी-अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों की अभिलाषाओं को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प चाहता है कि जो देश के लिए लड़ने वाले वीर जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो जा रहे हों, तो उनके मैं पैरों के नीचे आ जाऊँ, उसकी इच्छा है। तो उसी तरीके से एक युवा है, उसकी इच्छा है कि मेरा यदि जन्म आगे हो कभी, तो मैं देश के लिए कार्य करने वाले, देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले जो वीर जवान हैं, उनकी जो दुनाली बंदूक होती है, उस बंदूक के रूप में मैं बनना चाहता हूँ। तो उसी को लेकर के मैंने गीत लिखा, बहुत जो है चर्चित गीत थी। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। वो गीत थी
फूल अगोरे भौरा जैसे बाग अगोरे माली, एक जन्म का 100 जन्म ले करब देश रखवाली, अगला जन्म में बन के आएब अपने बिरवन के दूनाली, अगला जन्म में बन के आएब अपने बिरवन के दूनाली। फूल अगोरे भौरा जैसे बाग अगोरे माली, एक जन्म का 100 जन्म ले करब देश रखवाली, अगला जन्म में बन के आएब अपने बिरवन के दूनाली, अगला जन्म में बन के आएब अपने बिरवन के दूनाली। और साथ ही साथ चूंकि शिक्षा का दीवाना चैनल है, तो मैं जो छात्र इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक कहना चाहता हूँ जरूर कि उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। वक्त बर्बाद न अपना ऐसे सुलाई में कीजिए, वक्त बर्बाद न अपना ऐसे घुमाई में कीजिए, आज से ध्यान अपना बच्चों पढ़ाई में दीजिए, आज से ध्यान अपना बच्चों पढ़ाई में दीजिए। जी सर। बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है कि ये गीत के माध्यम से जो आप कहना चाहते हैं, समाज में बच्चों को लेकर के गीत के माध्यम से बहुत ही अच्छा लगा। और सर आपका जो है कि कला के क्षेत्र में भी सुना गया है, तो थोड़ा आपने जो है कि अपने आर्ट के बारे में जो है कि थोड़ा-सा हमारे श्रोता बंधुओं को बताएँ। ये क्योंकि मैंने सुना है कि जो है कि आप कई उच्चतम स्तर भी हासिल किए हैं, तो थोड़ा-सा इसके जी बारे में। सर, जैसा कि कहा गया कि कला ही जीवन है, और वास्तव में मेरे लिए कला जीवन ही है, क्योंकि मेरा जीवन कला से ही शुरू होता है। क्योंकि जब मैं प्राइमरी सेक्शन में मैं पढ़ रहा था, क्लास सेकंड में, उस समय मैं मंडल तक कला प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया था, और उस समय मंडल में हमें जो है प्रथम पुरस्कार मिला था। उस समय सुल्तानपुर मंडल प्रतियोगिता हुई थी, और शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया गया था। और जब मैं उतनी कम उम्र में ऐसा मुझे जो है सम्मानित किया गया, तो मेरी जो है कला के प्रति रुचि और बढ़ गई, और मैं और जो है लगन के साथ कला बनाना, और साथ-साथ जो है लेखन कला, और उसके साथ-साथ मूर्ति कला, इन क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने काम किया है। और साथ ही साथ एक बार जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, सर्वोदय इंटर कॉलेज मिपुरवा में, तो उस समय वन्यजीव सप्ताह का प्रतियोगिता हुआ करती थी, जो गिरजापुरी में शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज है, वहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी। तो वहाँ पर भी विद्यालय की तरफ से मुझको भेजा गया था, क्योंकि मेरा कला अच्छा था क्लास में, तो मुझको वहाँ पर भी कला के टीचर लेकर के वहाँ पर गए थे। तो जब वहाँ पर मेरा पोस्टर बन कर के तैयार हुआ, तो जब डीएफओ महोदय मेरे पोस्टर को उन्होंने देखा, तो उन्होंने मंच पे मुझे बुला करके और उन्होंने कहा कि जितने बच्चों ने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, उन बच्चों जितने लोगों ने किया है, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा पोस्टर इस बच्चे का है, क्योंकि इनकी जो पोस्टर है, एक-एक जो चित्र इन्होंने बनाया है, वो कुछ न कुछ संदेश दे रहा है। तो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, बहुत खुश हुए थे, और मुझे सम्मानित करने का कार्य किया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। साथ ही साथ जो है बचपन से ही मूर्ति कला के प्रति भी मेरी बहुत रुचि रही है। मैं जो है कोई भी मूर्तियाँ मैं मिट्टी से बनाया करता था, और देवी-देवताओं की मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार की कला, पॉट्स, जो जितनी भी चीज़ें हैं मैं जो है मिट्टी से बनाया करता था। अभी भी बनाता हूँ, चूँकि अब थोड़ा-सा समय का अभाव है, इसलिए कम टाइम दे पाते हैं, लेकिन मूर्ति कला में भी बहुत मेरी रुचि है। और मैं अभिभावक लोगों को भी मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, जितने दर्शक हैं, मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि
अपने बच्चों को उसके रुचि के हिसाब से ही बढ़ने दें। जबरदस्ती अपने सोच को उनके ऊपर न थोपें। क्योंकि यदि वो अपने रुचि के हिसाब से उसकी रुचि के हिसाब से आप उसको काम करने देंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा वो कार्य करेगा। तो यह मेरा संदेश है कि आप लोग इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें, कि रुचि के हिसाब से ही बच्चों को बढ़ने का अवसर दें। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। एक पैकेज आपके द्वारा मिला जो है कि एक इस सेशन में मैं 4 पंक्तियाँ अपने ही द्वारा लिखा है, तो क्लोज़ करेंगे। आपको सूरज कहूँ कि सितारा कहूँ, कि नदियों का आपको किनारा कहूँ, बहुत ढूँढा पर मिला ना आप जैसा कोई, बहुत ढूँढा पर मिला ना आप जैसा कोई, कोहिनूर हैं आप, आपको हीरा कहूँ, कोहिनूर हैं आप, आपको हीरा कहूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ इस एपिसोड को क्लोज़ करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।